सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त और आशा के साथ जिंदाबाद होंगे। सृष्टि चौहान है, अजीज सिंह हैं, आशुतोष कुमार सिंह हैं, आकाश सिंह हैं, निधि गौंड है, कल्पना यादव हैं, निशु जी हैं, ज्योति जी हैं, निशा हैं, हर्ष हैं, अंजलि हैं, सोनी है, कृष्णा है। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। जल्दी से एक बार सभी क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। व्यू बड़ा जबरदस्त लग रहा होगा आपको आज है। बीच में सूरज देवता, चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाते हुए, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी हमारी ऐसे ऐसे घूमती है। इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे और आप रियलाइज कर पाओगे कि आखिर चीजें होती कैसे हैं। ठीक है ना सर आप? हाँ भैया, हम बहुत बढ़िया हैं। हेलो भैया जी, नमस्ते। हम बहुत अच्छे हैं बच्चों, और सभी प्यारे दोस्तों को मेरी तरफ से प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से एक बार सभी क्लास के साथ जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। बहुत अच्छे। तो उम्मीद के साथ आप सभी अच्छे होंगे और यही उम्मीद बरकरार रखनी है और हमेशा अच्छे ही रहना है। चलो बच्चों, चलो भाई, अगर मैं बात करूं यहां प्यारे साथियों आपसे थोड़ी सी चीजों के ऊपर, तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच गया था, जरा सा नन्ना सा, यानी कि जो उल्का है, उल्का, उल्का पिंड बोल देते हैं जिन्हें, तो उल्का बोलो या उल्का पिंड बोलो आप, वो रह गए थे सोलर सिस्टम में हमारे। उसके बाद हम मोशन ऑफ अर्थ डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जिसे बोलते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड, मेटियोर्स, ठीक है ना, मेटियोर्स। देखो ये जो उल्का पिंड होते हैं, ये सोलर सिस्टम के ही हिस्से हैं। ये लास्ट एक रह गया था, कल टाइम पूरा हो गया था, तो देन फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। तो अगर मैं बात करूं मेटियोर्स की बच्चों, मेटियोर्स जो होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं, इन्हें बच्चों हम लूका के नाम से भी जानते हैं। तो लूका भैया भी इन्हें भी बोला जाता है, तो इन्हें लूका भी कहते हैं, लूका। इनका एक नाम लूका भी है, लूका। ठीक है ना, लूका या फिर उल्का पिंड, या फिर इन्हें उल्का भी बोल देते हैं, उल्का। उल्का, उल्का जो फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि उल्का का जो निर्माण होता है बच्चों, वो गैस या धूल, डस्ट पार्टिकल से होता है। तो उल्काओं का निर्माण किससे होता है? चट्टान से, रॉक, चट्टान के बने होते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो ये रॉक के बने होते हैं, चट्टान के बने होते हैं। अब देखो होता क्या है मामला, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उल्का। मैंने आपको बताया सोलर सिस्टम में वो चीजें ही शामिल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन। रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उल्का आपके। देखो कई बार क्या होता है, हाँ लूका तो सर बॉक्सर है बेटा, ये बॉक्सर वाला लूका नहीं है। उल्का को ही लूका या फिर उल्का पिंड बोलते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो भैया ध्यान रखिएगा, इन्हें टूटता तारा भी कहा जाता है, इन्हें शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। उल्का पिंड को ही हम क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा, टूटता तारा, टूटता तारा भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, शूटिंग स्टार। आपने कई बार कोई विश मांगी होगी बेटा, मेरा पेपर निकल जाए, मेरी मम्मी ये हो जाए, मेरे पापा का ये हो जाए। मम्मी पापा बेटे के लिए विश मांगते हैं, आप मम्मी पापा स्वस्थ रहें इसलिए विश मांगते हैं। तो आकाश में एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, तो इसे ही टूटता तारा कहते हैं, शूटिंग स्टार। तारा कभी नहीं टूटता है, वो कौन होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, जिन्हें देख के आप विश मांगते हो, भैया
लेकिन विस बेटा जो होती है, देखो उम्मीदों से कोई चीज नहीं होती पूरी, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, चाहे नौकरी लेनी हो चाहे कोई काम करना हो। हाँ, यही विस वाला होता है बच्चों। तो बात समझ में आ रही है। तो ये रिवॉल्व करते हैं सूर्य के अराउंड, ये रॉक्स यानी कि चट्टानों के बने होते हैं लूका, या जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं, इन्हें टूटता तारा, शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। कई बार क्या होते हैं बच्चों, ये पृथ्वी के निकट से होके गुजरते हैं, यानी कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है बेटा, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरते हैं। अब ग्रेविटेशन फोर्स सूर्य का भी है और पृथ्वी का भी है, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री मार लेते हैं। ये बड़े बड़े चट्टानों के पिंड होते हैं, जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में आते हैं ऊपर से नीचे, तो नीचे की साइड ज्यादा वायु होती है, ऊपर कम वायु होती है। तो ऊपर से जब कोई चीज बहुत भारी और नीचे आएगी, तो नीचे से हवा का फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, आपने घर्षण बल के बारे में सुना होगा। तो बच्चों होता क्या है, जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, तो पृथ्वी के वायुमंडल के फ्रिक्शन, ऊपर से कोई भारी चीज आ रही है, नीचे से हवा का प्रेशर लगता है, हवा का फ्रिक्शन लगता है, तो उसमें आग लग जाती है। उसे ही शूटिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है ना, जलने लगते हैं। कई बार ये बिना जले हुए भी पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं और बहुत सारी तबाही मचा देते हैं। तो यही होता है। तो इनका फॉर्मेशन, अरे बेटा ये भी टूट टाट के बने, ग्रहों के ही पार्ट हैं ये भी, ठीक है ना। तो ग्रहों से टूटकर ही इनका निर्माण हुआ है। जो एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं उन पर विशेष ध्यान दिया करो, और वो कोई चीज मैं नहीं छोड़ता हूं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ किसी भी एग्जाम के, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। जब ये पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं, समीप से गुजरते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं बच्चों ये। और मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में वायु नीचे आते आते डेंस हो जाती है और मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर बोलते हैं बेटा मध्यमंडल। ये वायुमंडल की बीच वाली परत है। मध्यमंडल में आकर, और मध्यमंडल में आकर घर्षण के कारण, घर्षण बोले तो फ्रिक्शन, घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, जलने लगते हैं। फ्रिक्शन के कारण जलने लगते हैं, जलने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो उल्का पिंड जिन्हें मेटियोर्स कहा जाता है, इन्हें टूटता तारा, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, इन्हें लूका या उल्का के नाम से भी जानते हैं। इनका निर्माण चट्टानों से हुआ है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। जब ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरते हैं तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर लेते हैं, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की जो मीसोस्फेयर परत होती है इसके अंदर आकर इसमें आग लग जाती है। ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं सर इनको ही धूमकेतु कहते हैं। भाई मनीष राजपूत, कल मैंने धूमकेतु आपको पढ़ा दिया है। धूमकेतु पुच्छल तारा है, धूमकेतु अलग चीज है, और उल्कापिंड अलग चीज है, एस्टेरॉइड्स अलग चीज हैं। तीनों चीजें अलग अलग हैं और तीनों मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो भैया ऐसे कैसे कह दोगे? अगर दोनों चीजें एक होती तो मैं आपको फिर पढ़ाता क्यों? ये देखो इस तरीके से होते हैं। ये हैं आपके उल्कापिंड या शूटिंग स्टार। आप देख रहे हो पृथ्वी की तरफ आता हुआ, नीचे पृथ्वी है हमारी ब्लू ब्लू कलर की जो दिख रही है, और ऊपर से आ रहे हैं उल्का, ये उल्का पिंड है। तो उल्का पिंड आ रहा है तो फ्रिक्शन, पृथ्वी की वायु का घर्षण इन पे लग रहा है, जिसके कारण इनमें आग लग जाती है।
कई बार ये अधजले रह जाते हैं, जल नहीं पाते और पृथ्वी पर कहीं गिरते हैं तो वहां गड्ढा कर देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील उल्का पिंड से निर्मित मानी जाती है। ठीक है ना भाई? चलो भाई, बहुत बढ़िया। उत्तम भैया, उत्तम ऐसा है कि आप इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ो या वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ो, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है भाई। ये सेपरेट टॉपिक है, वो सेपरेट टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको समझना ये भी है, आप चाहे बेटा यहां से स्टार्ट करो या यहां से, मुद्दा एक ही है, आपको पहुंचना एक ही जगह है। ठीक है ना भाई? सर ये तारे डेली टूटते दिखाई देते हैं, ये जाते कहां हैं? फिर से, मैंने तो न्यूज में नहीं सुनी इनकी। अरे भैया, ये डेली कहां टूटते हैं? आपके यहाँ डेली देखता है कोई उल्का पिंड गिरता हुआ? ये कभी कभी होता है सर, डेली थोड़ी ना कि आज शाम को गिरेगा उल्का पिंड। ठीक है ना? तो ये तो लक बाई चांस है कि कब उल्का पिंड आ रहा है। आपने देखा होगा कि एक बहुत विशाल उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तबाह कर देगा पृथ्वी को। ऐसी बहुत सारी न्यूज और वैज्ञानिकों की बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां भी देखने को मिली हैं कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उल्का पिंड टकराएगा बहुत बड़ा। तो डिपेंड करता है उल्का पिंड कितना बड़ा है और किस वेग से, किस स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। कई बार उल्का पिंड गिरे भी हैं। ठीक है ना? चलो, अरे एक कह रहे हैं बिना गुरुत्वाकर्षण के कैसे आज? मैंने कहा ना बेटा, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स में बंधे हुए, लेकिन कई बार ये पृथ्वी के नियर बाई से गुजरते हैं, नजदीक से गुजरते हैं, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन इन्हें अपनी ओर खींच लेता है कि भैया हमारे पास आ जाओ। ठीक है ना? तो बच्चों, मध्यमंडल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आके इनमें आग लग जाती है, जलने लगते हैं? तो मीसोस्फीयर के अंदर, मध्यमंडल के अंदर। अब आगे जो अगला टॉपिक है वो समझने वाला है। अगर कमेंट पर ध्यान दोगे टॉपिक समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। मैं बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चों आपको समझना पड़ेगा। मोशन ऑफ अर्थ, जिसे कहते हैं पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां। हमारी पृथ्वी बेटा क्या करती है? गति करती है। और मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में ही पढ़ाई थी और बताई भी थी कि हर प्लैनेट की दो तरीके की गतियां होती हैं। दो तरीके की गति एक साथ करते हैं सभी ग्रह, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे 8 के 8। वो दो तरीके की गति कौन कौन सी होती हैं? तो मैंने आपको बताया बच्चों कि एक होती है आपकी रोटेशन, 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 रोटेशन को कहा जाता है घूर्णन। घूर्णन को परिभ्रमण भी कहते हैं, परिभ्रमण। तो मुद्दा एक ही है, परिभ्रमण। एक होती है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन को बोलते हैं बच्चों परिक्रमण, परिक्रमण। अब देखो, यहां मैं आपसे एक एक बात बताऊंगा और इस एक एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना है, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना भाई? जो रोटेशन होता है, परिभ्रमण होता है या घूर्णन होता है, यह पृथ्वी अपने अक्ष पर करती है, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस के थ्रू करती है, अपने अक्ष पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? रोटेशन कहते हैं। जब पृथ्वी बच्चों सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व होती है, चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है, परिक्रमा, इसे कहा जाता है बच्चों रेवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दो प्रकार के मोशन हैं हमारी अर्थ के। चलो भाई, बहुत बढ़िया। प्रतीक गुप्ता जी, एसएससी के क्वेश्चन फंसाने में आरडब्ल्यूए का नाम है। अगर एसएससी की जीएस को कोई समझता है तो वह आरडब्ल्यूए के जीएस के टीचर हैं बेटा। कोई भी एग्जाम हुआ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, तो वहां बच्चों से पूछ के देखो एक बार आप, या अगर पहले से जुड़े होंगे तो आपको सेल्फ ही पता होगा। तो उन चीजों को आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चों।
वही चीजें हम लेके चलते हैं और कंटेंट भी वही होता है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। फालतू की बातें ना हमारे द्वारा की जाती हैं और ना हमसे हो पाती हैं। तो बात समझ में आ रही है? रोटेशन जो होता है, रोटेशन जो अपने अक्ष पे करती है पृथ्वी, इसके कारण दिन रात होते हैं। ये क्या करते हैं? दिन रात होने का कारण है। ठीक है ना? रीजन ऑफ डे नाइट। तो पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं, कभी दिन होता है कभी रात होती है, वो किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन मतलब परिभ्रमण, मतलब रोटेशन। और मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी लगभग 23 घंटे 56 मिनट में एक बार अपना घूमने का काम कर लेती है। तो कितना समय लगता है? समय कितना लेती है इसमें? 24 घंटे, 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेती है, जिसे लगभग 24 घंटे माना जाता है क्योंकि 4 मिनट ही कम है। इसे हम, इसी के कारण दिन रात होते हैं। तो इस गति को, रोटेशन को ही हम डेली मोशन के नाम से भी जानते हैं। डेली मोशन, ये डेली कर देती है एक चक्कर पूरा, दैनिक गति भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? डेली मोशन, दैनिक गति के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि इसके कारण दिन रात होते हैं। तो यहां तक मुझे आप सभी बताएंगे, यहां तक बात क्लियर है सभी प्यारे बच्चों की, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब बेटा सीधा सीधा, पृथ्वी ये है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेशन करती है, घूर्णन करती है, और पश्चिम से पूर्व दिशा में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बात समझ में आ रही है? एक कह रहे हैं 24 घंटा 56 सेकंड, सुशीला कुमारी नाम है इनका। बेटा सुशीला, आप लाली हो, गुड़िया हो, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे। अपनी बात गलत है उसे भी इतने कॉन्फिडेंस से कहते हो। यही चीज तो मुझे बेटा तुम्हारी मासूमियत को दर्शाती है, जो फिदा कर देती है मुझे तुम पे। तो बात समझ में आ रही है? तो रोटेशन के कारण क्या होते हैं बेटा? दिन रात होते हैं पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी का रोटेशन ना होता, पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती, तो बेटा दिन रात नहीं होते। पृथ्वी के एक हिस्से में दिन होता और एक हिस्से में रात होती हमेशा। तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। पूरी जनसंख्या, जहां दिन है वहां बिना सूर्य के प्रकाश के ना पौधे उग सकते हैं और ना हम काम कर सकते हैं बच्चों। तो इसलिए बहुत जरूरी है। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो भैया ये जो है आपकी दैनिक गति है, डेली मोशन है, बहुत बढ़िया, दिन रात होते हैं। और पृथ्वी जो बच्चों रोटेशन करती है, मतलब अपने अक्ष पर घूमती है बेटा, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेशन करती है हमारी पृथ्वी। ठीक है भाई। सर अर्थ की गति को किसी तरीके से बढ़ा सकता है क्या? जिद्दी बॉय नाम है इनका। बेटा तुम बढ़ा सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ये कलाकारी है, हमारे बस का तो है नहीं बेटा। अर्थ है बेटा, लट्टू थोड़ी है एक, जाकर थोड़ा धक्का मार दो ऐसे करके, थोड़ा सा जो 29-30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब देखो एक छोटी सी चीज आपको समझनी है जो हम बताना चाहते हैं, बड़े काम की चीज है। अब देखो एक चीज समझो, यहां पर पहले लेते हैं ब्लू आइज वाला कलर। ठीक है ना? अभी रोटेशन की बात कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी चीजें समझनी है। अरे दो क्यों बन रहे हैं बार बार, समझ नहीं आ रहा है। चलो ये बन गई। ये मानो ये पृथ्वी है और ये सूर्य देवता है। एक छोटा सूरज भी बन गया बगल में, इसे इग्नोर कर देना। ये बच्चों सन है आपके, सूरज देवता। ये हमारी अर्थ है, अर्थ, पृथ्वी। तो ऐसे ही समझ जाओ, नीली है तो अर्थ ही होगी, अर्थ। अब हमारी, मेरा एक चीज बताइए आपको कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के एंगल से झुकी हुई है। तो नॉर्थ पोल यहां होता है और साउथ पोल यहां होता है। ठीक है? यहां पृथ्वी के बीचों बीच से इक्वेटर जाता है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, यह है भूमध्य रेखा। बात क्लियर?
अब देखो सूर्य का प्रकाश हमारा कहां तक जाता है, पृथ्वी के पास तक जाता है। सूर्य एक लाइट की तरह है, लाइट की तरह दिख रहा है ना, ये ये ये। अब देखो भैया, ये वाली डायरेक्शन जो होगी, देखो ये पश्चिम होता है और ये पूर्व होता है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, ऐसे रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व। ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, पूर्व दिशा है। बात क्लियर है? अब देखो यहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, यहां तक, यानी कि नॉर्थ पोल पूरा का पूरा लाइट में है। ये देख रहे हो, ये देखो यहां पर ये जो हिस्सा होगा जो सूर्य के सामने होगा, यहां पर बेटा दिन होगा, दिन, ठीक है ना, दिन। यहां पर क्या होगा, डे, दिन। और यहां पर इस वाली साइड में जो डार्क साइड है, अपोजिट साइड है, यहां पर नाइट होगी, यानी कि रात होगी। बात बड़े काम की है और बड़े प्यार की है। प्यार से ही चीजों को समझा जा सकता है, और बिना प्रेम के तो यहां बेटा कुछ नहीं है। बातचीत में लगे रहोगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो चीजों को समझो, हमने सूर्य देवता भी बना दिए हैं और पृथ्वी को हमने घुमा भी दिया है। अब एक बात बताओ, ये पृथ्वी जो ऐसे ऐसे घूम रही है, ये घूमना बंद हो जाए तो बच्चों जो हिस्सा सूर्य के सामने पृथ्वी का रहेगा वहां हमेशा दिन रहेगा। लेकिन अब क्या होता है, इधर 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे बाद ये हिस्सा सामने चला जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा, फिर 12 घंटे बाद ये हिस्सा पीछे चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है, फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दूसरा हिस्सा सामने आ जाता है। अगर ये मान लो मैं पृथ्वी हूं, आप सूरज हो, आप प्रकाश छोड़ रहे हो, मेरे ऊपर लाइट मार रहे हो, तो मेरा आगे वाला हिस्से पे दिन है, ठीक है ना, और पीछे वाला कमर वाले हिस्से पर रात है। अब मैं पृथ्वी हूं, मैं फट से ई घूम गया, अब बेटा मेरे मुंह के साइड में क्या हो गई, 12 घंटे बाद रात हो गई और पीछे कमर पे दिन हो गया। फिर मैं बेटा घूम गया ऐसा करके। अब देखो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे, फिर देखो दिन निकल ही आया। अब बेटा ऐसा हो मैं पृथ्वी हूं, मैं घूमू ना ऐसे करके, मतलब मैं अपना रोटेशन बंद कर दूं, तो आपका प्रकाश सिर्फ मेरी एक ही साइड आएगा, कमर की तरफ तो अंधेरा ही रहेगा। एक कह रहे हैं सर डायग्राम बनाना है क्या, बेटा नहीं, डायग्राम बनाना नहीं है। डायग्राम ऐसे ही बच्चों इसे संभाल के रखना है, आगे काम आएगा बालकों के। चीजों को ध्यान से समझो। सर क्या सन भी रोटेशन करता है? हाँ भैया तुम्हारे यहां करता होगा बेटा, हमारे यहां नहीं करता है, हमारा वाला तो फिक्स है सन, ठीक है ना, अर्थ ही रोटेशन करती है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलो बहुत अच्छे, आशा करता हूं कि यहां तक बात आपके समझ में आई कि पृथ्वी अगर रोटेशन करना बंद कर दे तो पृथ्वी के एक हिस्से में दिन और एक में रात रहेगी, गड़बड़ हो जाएगी, मामला ये समझना है, ठीक है ना। तो अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने के कारण ही पृथ्वी के क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। अगर पृथ्वी अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो बच्चों एक साइड में हमेशा दिन रहेगा और एक साइड में हमेशा रात रहेगी। ये हल्की सी बात अपने माइंड में आपको ध्यान रखनी है। एक उज्जवल जी कह रहे हैं एसएससी निकल तो जाएगा ना बेटा, पेपर मुझे थोड़ी ना देना है, पेपर देना है आपको। तो एसएससी निकल जाएगा ये तो आप पर निर्भर करता है। आप बेटा क्लास में आने के बाद बातचीत करके घर जाके लेट जाओ तो बेटा उससे एसएससी तो जीवन भर ना निकले, आप कहीं से पढ़ लें। तो निकलता है, फिगर फिर से समझा दो। इस फिगर में इनके समझ में नहीं आया बेटा, ये जीरो फिगर नहीं है, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि पृथ्वी घूमती है, इस कारण से आधे हिस्से पर दिन और आधे हिस्से पर रात होती है। इस फिगर में ऐसा मैंने कुछ नहीं बनाया है, तो चीजों को समझें। एक कह रहे हैं सन भी घूमता है सर। बेटा तुम कहां पढ़े, अब से पहले ये बताओ, तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, 12th कर ली तुमने, मुझे उन मास्टरों का पता दे दो, मैं सच में उनसे एक बार उनके चरण छूना चाहूंगा जिन्होंने आपको पढ़ाया है। हाँ बेटा, सन सूर्य जो होता है वो गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, वो हमारे ग्रहों का चक्कर नहीं लगाता। तो आप ये चीजें भूल जाइए। जैसे कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, तो एक ब्रह्मांड वर्ष में, बाकी आप याद रखें कि सूरज अपनी जगह फिक्स होता है, हमारे ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। अब देखो जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, अब देखो रहे हो नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जहां तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ये वाली लाइन,
इसे कहा जाता है प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है बच्चों, जहां तक सूर्य का प्रकाश, ये तो व्हाइट वाली, ये वाली लाइन तो कौन सी है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये वाली लाइन कौन सी है, इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहा जाता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे हिंदी में प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रदीप्ति व्रत कोई ऐसा नहीं है कि लाइन ड्रॉ की है। प्रदीप्ति व्रत उस रेखा को, उस इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है जहां तक सनलाइट पहुंचती है। तो यानी कि ये दिन और रात को डिवाइड करता है कि कहां तक दिन है और कहां तक रात है, ठीक है ना भाई। तो ये दिन और रात का विभाजन करता है। प्रदीप्ति व्रत एक इमेजिनरी सर्कल है, इमेजिनरी व्रत है। तो बात यहां तक समझ में आ गई, प्रदीप्ति व्रत आप समझ गए हैं, ये चीज आप पल्ले पड़ गई आपके। दिन रात क्यों होते हैं, दिन रात होने बंद क्यों हो जाएंगे, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो बंद हो जाएंगे। जहां तक बच्चों सनलाइट पहुंचती है उसे कहा जाता है लाइट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति व्रत के नाम से इसे जानते हैं। सर टॉप पर तो हमेशा रात ही होगी, बेटा वो हम बताएंगे रात कब होगी और दिन कब होगा। अगर आपके अनुसार ही दिन रात होने लग जाए तो आप तो पता नहीं दिन ना निकलने दो। अब यहां समझो दूसरा, अब दूसरी पे आ जाते हैं, ये है रेवोल्यूशन का मामला, परिक्रमण। तो देखो भैया, परिक्रमण जो होता है वो सूर्य के चारों ओर होता है और अर्थ अपनी ऑर्बिट में करती है। ऑर्बिट बोले तो कक्षा, और मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी या हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पथ, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इतनी बातें हमने आपको बताई थी। अब देखो, ये जो होता है, ये जो परिक्रमण होता है, रेवोल्यूशन होता है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट होता है। वेस्ट टू ईस्ट यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य की परिक्रमा करती है और घूर्णन भी पश्चिम से पूर्व दिशा में ही करती है। तो यहां तक आपने समझा। हमारी पृथ्वी को बच्चों कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन करने में, परिक्रमण करने में, तो वो लगते हैं बच्चों 365 दिन। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 48 सेकंड, इतना समय लगता है। और 365 दिन का ही क्या होता है, हमारा एक वर्ष होता है। वर्ष जानते हो ना, ईयर। बात समझ में आ गई। और बाकी का ये जो समय है, ये वाला समय लगभग 6 घंटे का समय, ये 6 घंटे का समय 4 साल का जुड़ता है। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, और हर चौथे वर्ष में लीप ईयर होता है और फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। 3 साल फरवरी आपको 28 की दिखेगी, और ये 6-6 घंटे जुड़कर और हर चौथे साल में एक लीप ईयर का जन्म होता है, और लीप ईयर मतलब फरवरी 29 की। बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आपने समझा। अंकित सक्सेना, थोड़ा सा शांति करोगे, लाइट क्यों रहती है और बेटा सब चीजें, मैं कोई भूत हूं बेटा? 1 सेकंड में तुम्हारे दिमाग में मैं पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस में पढ़ाने दो। हद हो गई यार। पेशेंस नाम की चिड़िया नहीं है तुम्हारे दिमाग में, या पेशेंस, यहां रखो पेशेंस, समझ में आएगा। कितना समय लगता है? अब बेटा ये जो होता है 365 दिन का समय जो होता है, इसे ही वर्ष कहा जाता है, ईयर कहा जाता है। तो 1 साल पूरा होता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कर लेती है। इसीलिए इसे एनुअल मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम एनुअल मोशन भी है। एनुअल मोशन, एनुअल मोशन को हम वार्षिक गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है जी, यहां तक तो आपने समझ लिया होगा। छोटे दिन होते हैं बेटा, छोटे दिन के बारे में बताऊंगा मैं, एक एक बात बताऊंगा। चीजों को पहले समझो कि ऐसा होता कैसे है। जो चीजें मैं बताता हूं उन बातों को समझा करो। मुझसे 2 फुट आगे जाने की बजाय मुझसे 1 फुट पीछे चला करो।
जब अगर मैं ना बताऊं कोई बात तो फिर पूछा करो, गुरुजी टॉपिक पढ़ा दिया, ये चीज नहीं बताई है, तो फिर मैं गलती मानूंगा अपनी कि हाँ भाई हमारी गलती है, हमने बालकों को ये बात नहीं बताई है। अब देखो यहां समझना है बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जो सीजन चेंज होते हैं, सीजन चेंज, सीजन चेंज, सीजन चेंज को बोलते हैं ऋतु परिवर्तन। क्या बोलते हैं? ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन होता है, कभी शीत ऋतु आ जाती है, कभी गर्मी पड़ने लग जाती है, अरे होता है ना ऐसा। तो हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने के दो रीजन हैं, दो कारण हैं बेटा, दो कारण। अब कौन कौन से दो कारण हैं? यानी कि दो फिनोमेना एक साथ काम करते हैं, तब पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं। बेटा के सतीश, यार मैं कमेंट लेना बंद कर दूं तभी मानोगे आप? यार मैं कह रहा हूं कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं अभी आगे आएगी समझ में, लेकिन नहीं, पहले उसे बताओ। अरे बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ो, पहले समझो उसे। एक कह रहे हैं एक्स्ट्रा दिन फरवरी में ही क्यों जुड़ता है? बेटा अगर मार्च में जोड़ते एक्स्ट्रा दिन तो फिर आप कहते कि जी मार्च में ही क्यों जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा ही। फरवरी में कम दिन है तो एक फालतू कर दिया जी। दो कारण है, एक तो बच्चों रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण, यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, एक कारण तो यह है ऋतु परिवर्तन होने का। और साथ के साथ बच्चों एक दूसरा कारण होता है अक्षीय झुकाव, एक्सिस टिल्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अक्षीय झुकाव। ये दोनों चीजें मिलकर ऋतु परिवर्तन कराते हैं। तो बच्चों परिक्रमण के कारण, परिक्रमा करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और अक्षीय झुकाव भी इसमें सहायक होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री के एंगल से, तो इन दो कारणों की वजह से ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। बात क्लियर है? अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं यहां आपसे, तो थोड़ी सी चीजों को आपको बेसिक से समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये हमारा सूर्य है, ये हमारे सूरज के साथ यही गड़बड़ है कि तीन चार बन जाते हैं, मैं बनाता एक हूं। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, इस बार मुझे लग रहा है बन गया, ठीक ठीक बन गया। अब देखो बच्चों हमें पृथ्वी बनानी पड़ेगी, पृथ्वी। तो हमें बेटा चार पृथ्वी चाहिए, चार। मतलब पृथ्वी तो हमारी एक है, लेकिन मैं चार बना के चार कंडीशन आपको बताऊंगा, चार स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप भी अपनी कॉपी में अब ये मत पूछना डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है, बनाना ही है, बनाना ही पड़ेगा। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है भैया हमारी पृथ्वी है ये वाली ब्लू कलर वाली, ये हमारे सूर्य देवता हैं, सन भाई साहब है, सन। सूर्य का प्रकाश इधर उधर जाता है, आप सभी जानते हैं, तो जाएगा ही, वो तो भेजना पड़ेगा बेटा, काम नहीं चलेगा। चलो भाई बहुत अच्छे। तो बेटा देखो मैं अपना 100% प्रयास करूंगा कि मैं आपको ये चीज समझाऊं अच्छे तरीके से और आप समझो, लेकिन फिर भी समझ ना आए तो फिर गलती अपनी समझना, मेरी मत समझना, ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों 99% बच्चों की समझ में आ जाए, ठीक है ना, 99% बच्चों की समझ में कोई चीज आ जाए। देखो ये नॉर्थ पोल पृथ्वी का, यहां साउथ पोल, बीच से जाती है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। पृथ्वी थोड़ी छोटी बनी है क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा घेरता है मामला। यहां बच्चों नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल, ठीक है ना, यहां बीच से जाती है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। अब देखो यहां नॉर्थ पोल, क्योंकि मैं हमें टेढ़ा सा क्यों बना रहा हूं नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, मैंने आपको बताया। ये आपका हो गया बच्चों यहां इक्वेटर 0 डिग्री, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है ना, यहां हो गया आपका 0 डिग्री,
इक्वेटर। अब आप जानते हैं कि बच्चों यहां पर इक्वेटर के ऊपर जाओगे इधर तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा मिलेगी, इसके नीचे जाओगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। यहां पर आपको कर्क रेखा मिलेगी, यहां पर आपको बच्चों मकर रेखा मिलेगी, ठीक है ना। यहां पर आपको कर्क रेखा मिलेगी और यहां पे नीचे जाओगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। इन दो का ही काम है हमें, यहां पर कर्क रेखा मिलेगी और यहां पर आपकी मकर रेखा मिलेगी। बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? कर्क रेखा मकर रेखा मैंने बना दी है दोनों, जो आपको समझनी है। अब देखो ध्यान से समझना है, ठीक है ना भाई। अब देखो एक चीज छोटी सी आपको जो ध्यान रखनी है, सबसे पहली वाली पे बात करते हैं। पहली वाली चीज ध्यान रखने से पहले मैं आपको कुछ इमेज आपके सामने दिखाना चाहूंगा और उनके दर्शन आपको कराना चाहूंगा, जिससे कि आप शायद थोड़ा सा और चीजों को अज्यूम कर पाओ और देख पाओ कि हाँ चीजें आखिर होती कैसी हैं। तो ये हमारी पृथ्वी की यहाँ 4 स्टेजेस यानी कि बच्चों 4 स्थिति दिखाई गई हैं, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी कैसे परिक्रमा कर रही है, यानी कि ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, आप सभी जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट और राइट हैंड साइड ईस्ट। हमारी पृथ्वी इस तरीके से परिक्रमा करती है सूर्य की। तो ये एरो बने हुए हैं, देख रहे हो ना आप, ऐसे करके। तो ये 1 साल में अपना जहां से स्टार्ट होती है वहीं आ जाती है। अपनी अक्ष पर, अक्ष यहां है, कैसे परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट परिक्रमा करती है, यानी कि घूर्णन करती है, रोटेशन करती है। तो यहां भी दिखाया गया है चारों स्थितियों में। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है। जब यहां हमारी पृथ्वी है, यहां पर इस स्थिति में, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर, ये आ रहा है प्रकाश। तो यहां देख रहे हो आप, ये नॉर्थ पोल यहां है, नॉर्थ पोल, और साउथ पोल यहां है, साउथ पोल। यानी कि बच्चों नॉर्थ पोल पर प्रकाश जा रहा है, साउथ पोल अंधेरे में है इस समय, ठीक है ना। साउथ पोल देख रहे हो ना, ये डार्क वाला जो दिख रहा है, ये रात है, जो सूर्य के सामने पड़ रहा है वो दिन है। तो यहां जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं कि बच्चों यहां हमारे सूर्य का प्रकाश कहां जाएगा? पृथ्वी के ऊपर। तो सूर्य का प्रकाश भेजना तो पड़ेगा भाई, हमने भेज दिया, यानी कि जहां तक मैं दिखा रहा हूं यहां सनलाइट पहुंच रही है। तो आप देख रहे हो, यानी कि नॉर्थ पोल पर प्रकाश पहुंच रहा है, लेकिन साउथ पोल पर प्रकाश, नॉर्थ पोल पर प्रकाश, ये वाला पार्ट जो है ये दिन में होगा। और आप देख रहे हो ज्यादा लाइट कहां पड़ रही है? कर्क रेखा पर पड़ रही है। ये स्थिति कब बनती है? कि जब सनलाइट परपेंडिकुलर हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो ये स्थिति बनती है 21 जून को, यानी कि 21 जून को देखोगे आप तो सीधी सीधी प्रकाश की किरणें कहां होंगी? कर्क रेखा के ऊपर, मकर रेखा के ऊपर नहीं होंगी, सीधी लाइट पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर। और ये स्थिति बनती है 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कहां होती हैं बच्चों? कर्क रेखा के ऊपर होती हैं। अब कर्क रेखा कहां है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, यानी कि सूर्य का ज्यादा प्रकाश कहां मिलता है? यानी कि आपका उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 21 जून का दिन जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात भी होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ठीक है ना। और साथ के साथ उत्तरी गोलार्ध की सबसे, जब दिन बड़ा हो जाएगा छोटी रात हो जाएगी ना, सबसे छोटी रात। तो आपसे पूछेगा लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आप बताओगे 21 जून, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होती हैं 21 जून को। ठीक है ना भाई। सर जी अर्थ बड़ा छोटा क्यों लग रहा है? बेटा अब हम कोई वो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते तो शायद मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा होता, हाथ से बनाने में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। तो आपको ये चीज समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। यूपी टू यू एंड आई हैव टू ग्रेट डे ऑफ स्कूल एंड आई हैव ए ग्रेट। बहुत बढ़िया अंग्रेजी भाई, मैं मतलब समझ गया आपके भावनाओं को। चलो बच्चों यहां तक बात समझ में आया। एक कह रहे हैं 21 जून ही क्यों? इनका नाम है रामबीर। बेटा आपका नाम रामबीर ही क्यों है? किरणबीरी, रामबीरी, रामफली, ऐसा कुछ नाम क्यों नहीं रखा आपका? रामबीर नाम ही आपका क्यों रखा? अरे भाई साहब 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, इसीलिए 21 जून है।
हम 22 दिसंबर अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, क्योंकि सूर्य की किरणें बेटा 21 जून को ही पहुंचती हैं रामबीरी। हर चीज में क्यों चाहिए? अरे भैया 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत चमकता है, इसीलिए ऐसा होता है। अब बेटा पंडित ने तुम्हारा नाम रामवीर क्यों रखा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किरणवीर, बलवीर, सतवीर और भी बहुत सारे नाम है, कुछ भी रख सकते थे। यहां कारण है, मैं बता रहा हूं कि सनलाइट कर्क रेखा पर होती है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। भारत में भी जून के महीने में बड़े दिन दिखाई देते हैं। बात क्लियर है? अब देखो यहां समझो, यहां दूसरी चीज मेरे लालाओ, एक चीज जो आपको समझनी है कि इसे किस नाम से जानते हैं। तो इसे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत, इसे बच्चों समर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है ना, ग्रीष्म का मतलब गर्मी, गर्मी आ गई भैया। ग्रीष्म अयनांत, समर सोलिस्टिस, इसे समर सोलिस्टिस के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो भैया ग्रीष्म अयनांत तब होता है जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। बात क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि बच्चा आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। तो यहां तक बात क्लियर है? ये इस स्थिति की बात है। अब इसके बाद समझो क्या होता है। इसके बाद बच्चों देखो, यहां भी पृथ्वी है। पृथ्वी फिर बेटा कितने दिन बाद? 3 महीने बाद पृथ्वी यहां पहुंचेगी। यानी कि बच्चों जून में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सितंबर के महीने में पृथ्वी घूमकर यहां पहुंच जाएगी। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बाद यहां होगी दिसंबर में। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बाद मार्च में यहां होगी। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है ना भैया, तो यहां पर आपकी पृथ्वी फिर से जून में पहुंच जाएगी। तो ये जून की स्थिति फिर से बन जाएगी। हर साल ऐसा होता है। अब देखो भैया, यहां से और यहां पहुंचने में पृथ्वी को कितने समय लगेगा? 6 महीने का समय, क्योंकि भैया यहां से यहां 6 महीने और यहां से यहां 6 महीने, तभी तो 1 साल पूरा होगा। अब देखो यहां आ जाओ, ये वाली स्थिति पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर भी सूर्य का प्रकाश भेजना पड़ेगा आपको। अब यहां आप क्या देख रहे हो? यहां साउथ पोल पर प्रकाश पहुंच गया है, लेकिन नॉर्थ पोल यहां अंधेरे में चला गया। आपने सुना होगा ध्रुवों पर 6 महीने तक प्रकाश जाता है, 6 महीने तक नहीं जाता है। अब ये वाला जो हिस्सा होगा पृथ्वी का, ये सूर्य के सामने होगा और यहां पर दिन होगा, यहां पर रात्रि हो जाएगी। अब यहां क्या कंडीशन बनेगी बच्चों कि यहां पर सनलाइट सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर पड़ेगी, क्योंकि कर्क रेखा ऊपर चली गई तो मकर रेखा पर पड़ेगी। ये पड़ रही मकर रेखा पर, देख रहे हो ना आप, सीधी लाइट कहां पड़ रही है सूर्य की? मकर रेखा पर पड़ रही है, ना कि कर्क रेखा पर। ठीक है ना? तो मकर रेखा नीचे वाली, कर्क रेखा ऊपर वाली। ये कब की स्थिति होती है? ये सिचुएशन बनती है बच्चों 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। बात क्लियर हो रही है? चलो अब देखो होगा क्या यहां। मकर रेखा, और यहां बेटा क्या है? मकर रेखा पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो जाएंगी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेंगी, जबकि बच्चों जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, क्योंकि सनलाइट जिधर ज्यादा जाएगी उधर ज्यादा गर्मी होगी। तभी तो ऋतु परिवर्तन होता है भाई। जब सनलाइट मकर रेखा पर पड़ेगी दिसंबर के महीने में, उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है ना, भारत में ठंड आ जाती है दिसंबर में। यही तो कारण है सीजन चेंज होने के, एक तो अक्षीय झुकाव और एक पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। ठीक है ना भाई, बात क्लियर? तो 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध का लॉन्गेस्ट डे ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात।
सबसे बड़ा दिन, और साथ के साथ बच्चों सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और 22 दिसंबर को ही बच्चों हम विंटर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है इस दिन। तो इसे क्या कहा जाता है? विंटर सोलिस्टिस। शीत अयनांत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब बेटा दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेंगी? गर्मी। अब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है क्योंकि सनलाइट मकर रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ रही है। और यहां बच्चों यहां क्या है? यहां बच्चों उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर सनलाइट है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होंगी। तो आप महसूस करो ना कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है और भारत में जून में गर्मी होती है, और दिसंबर में जब सनलाइट मकर रेखा पर होती है तो बच्चों यहां पर शीत ऋतु होती है। यहां तक बताओ मुझे, आपकी समझ में बात आई जो मैंने आपको बताई है? तो जल्दी से बताएंगे। एक कह रहे हैं लास्ट में टॉपिक का कंक्लूजन बता दीजिएगा। भाई साहब तुम महान हो, तुम्हारे दर्शन ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताओ कि यहां तक गुरुजी समझ में आ गई है। क्लियर है बच्चों? देखो ये चीजें थोड़ी सी समझने वाली हैं, लॉजिक लगाने वाली हैं। इसमें रटवाने वाली होती तो मैं फैक्ट रटवा देता आपको सीधे सीधे, लेकिन ये एग्जाम में बार बार चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो ज्यादा बेहतर है। अब देखो ये दो स्थिति मैंने आपके लिए छोड़ दी थी। छोड़ इसलिए दी थी बच्चों, देखो यहां के बाद 3 महीने बाद सूर्य यहां होगा, फिर 3 महीने बाद सूर्य की किरणें यहां पड़ेंगी, यानी कि सूर्य तो अपनी जगह ही है, यानी कि सनलाइट किधर मिल रही है इसी आधार पर तो सीजन चेंज होता है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां समझना है, ये जो दो कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही हैं। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा रफ करूंगा यहां, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। आप अपने अनुसार अपनी नोटबुक में सारी चीजें जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है। देखो यहां पर मामला क्या है, ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है यहां पर, देखो यहां 21 जून का मामला था, 21 जून, वहां 22 दिसंबर का। तो जून के बाद जुलाई में सूर्य की किरणें यहां, यानी कि पृथ्वी यहां, अगस्त में यहां, और बच्चों सितंबर में यहां। तो बच्चों जुलाई के बाद, जून के बाद देखो यहां जुलाई, यहां अगस्त, और यहां पर आपका फिर सितंबर आ जाएगा, सितंबर का महीना। तो 3 महीने बाद पृथ्वी यहां होगी और सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी? देखो ध्यान से देखो, सूर्य की किरणें, सनलाइट पड़ेगी सीधी किस पर? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर, इक्वेटर मतलब आपका भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पर। और ये समय कब का होता है? सितंबर का। और कितना सितंबर का? 23 सितंबर। 23 सितंबर। 23 सितंबर को ना तो सनलाइट कर्क रेखा पर होती है ना मकर रेखा पर होती है, ये इक्वेटर पे सीधी परपेंडिकुलर होती है, जिससे कि सनलाइट दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर सनलाइट मिलती है 23 सितंबर के दिन। तो बच्चों 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें कहां होती हैं? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे, इक्वेटर जानते हो ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती हैं। तो दोनों गोलार्ध में बराबर सनलाइट मिल रही है। जब 21 जून को कर्क रेखा पर थी तो उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा सनलाइट मिल रही थी। 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर थी तो दक्षिणी गोलार्ध को ज्यादा सनलाइट मिल रही थी। अब कहां है? एक कह रहे हैं बारिश कैसे होती है गुरुजी? उज्जवल बेटा इस बार ब्लॉक ही लगवा दूंगा, ध्यान रखना यार, बारिश करवा रहा हूं यार। थोड़ा बहुत बुद्धि की लॉजिक कभी तो खोपड़ी के छेद खोल के बेटा क्लास में समझने आ जाया करो चीजों को। यहां भूकंप भी पढ़ा दो गुरुजी, भूकंप कैसे आता है,
ठीक है ना भाई। तो बच्चों यहां पर क्या है, जब सनलाइट इक्वेटर पे पड़ती है तो बराबर सनलाइट दोनों हेमिस्फेयर में बढ़ जाती है। तो दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फेयर में बराबर सनलाइट मिलती है। दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में बराबर सनलाइट मिलती है। इक्वल सनलाइट मिलती है। कब? 23 सितंबर को। इसे इक्निक्स की घटना कहा जाता है। तो 23 सितंबर का जो दिन होता है बच्चों, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव। इसे बच्चे ओटोमन इक्निक्स, ओटोमन इक्निक्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा शरद विषुव कब होता है? 23 सितंबर को। सनलाइट कहां परपेंडिकुलर होती है? इक्वेटर पर। दोनों हेमिस्फेयर में इक्वल सनलाइट मिलती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट पड़ने की वजह से बराबर सनलाइट दोनों हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाती है। तो 23 सितंबर को पूरी अर्थ पर, जैसे दिन रात छोटे बड़े हो रहे थे ना, तो 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर इक्वल होंगे। इक्निक्स का, इक्निक्स यानी कि विषुव का मतलब ही होता है बराबर होना, इक्वल होना। ठीक है ना भाई। अब देखो यहां समझो, एक ये वाली स्थिति है, जब दिसंबर के महीने में सूर्य की किरणें यहां हैं, यानी कि पृथ्वी यहां है, तो बच्चों दिसंबर के बाद जनवरी में पृथ्वी यहां होगी, और फरवरी में यहां होगी, और बच्चों मार्च में पृथ्वी यहां होगी। तो ये है कहानी जनवरी की, ये है कहानी फरवरी की। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि 3 महीने बाद पृथ्वी यहां आ जाएगी। और सनलाइट, सनलाइट को भी देख लेते हैं एक बार। सनलाइट फिर से कहां पहुंचेगी? सनलाइट फिर से हमारी इक्वेटर पे पहुंचेगी, भूमध्य रेखा पर। यह स्थिति कब की होती है? 21 मार्च की। यह स्थिति कब की होती है बच्चों? 21 मार्च। 21 मार्च को भी सनलाइट कहां होती है? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर होती है। बात समझ में आ रही है? इस स्थिति में भी क्या होता है? दोनों गोलार्ध में बराबर सनलाइट मिलती है, दोनों हेमिस्फेयर में, दोनों गोलार्ध में इक्वल सनलाइट मिलती है, बराबर सनलाइट प्राप्त होती है। ठीक है ना। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे स्प्रिंग इक्निक्स के नाम से जानते हैं। स्प्रिंग को बोलते हैं बेटा आपका वसंत विषुव। तो 21 मार्च के दिन को किस नाम से जाना जाता है? वसंत विषुव, स्प्रिंग इक्निक्स। स्प्रिंग इक्निक्स। तो यह है स्प्रिंग इक्निक्स की घटनाएं। तो बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, एक बार मैं समझा दूंगा बच्चों। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, इन 2 दिन इक्निक्स यानी कि विषुव की घटना होती है। विषुव, विषुव का मतलब होता है बराबर, बराबर। बराबर लिख गया है तो बराबर कर लेना, ठीक है ना। बराबर इसे कहा जाता है, बराबर, इक्वल होना, इक्वल। और इसे विषुव को इक्निक्स बोलते हैं इंग्लिश में, इक्निक्स। अब देखो यहां पर मैंने बताया ना, जब भी इक्निक्स की स्थिति होगी सनलाइट कहां होगी? सनलाइट होगी आपकी इक्वेटर पे, इक्वेटर के ऊपर। और इन दोनों दिन पूरी पृथ्वी पर, दोनों गोलार्ध में दिन और रात इक्वल होंगे, बराबर होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। दोनों दिन
पूरी पृथ्वी पर इक्वल का मतलब ही होता है बराबर, दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात। आप ये चीज चेक कर सकते हो, अगर मैं मजाक बता रहा हूं तो जब ये महीने आए तो आप घड़ी से लगा के चेक कीजिएगा, सभी चीजें आपको बराबर दिखाई देंगी। एक कह रहे हैं शरद विषुव का मतलब क्या होता है? चचा अभी हमने आपको क्या बताया है? हमने बताया है कि जब 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां होती हैं? इक्वेटर पर होती हैं, तो इस कंडीशन को ही शरद विषुव यानी कि बच्चे ऑटोमन इक्निक्स कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु आती है, ऑटोमन सीजन आता है। शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में कब आती है? सितंबर अक्टूबर का महीना शरद ऋतु का होता है। बात समझ में आ रही है? तो उसी के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट में, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु कब आती है? तो 21 मार्च को। इस दिन क्या होता है? इक्वेटर पे सीधी किरणें होती हैं और दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई इक्वल होती है। सर कैसे चेक करेंगे? राज बाबूजी का प्रश्न है। राज बाबूजी चेक करने के लिए घड़ी होनी चाहिए। जब आपका दिन निकल गया है घड़ी लगा लो, ओहो 6 बजे सूरज निकला है। फिर जब रात हो तो जब लगा लो सूरज मुंद गया है। तो बच्चों ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, ये चीज चेक कीजिएगा खुद से, ठीक है ना? सर सन की किरण इक्वेटर पर होती हैं तो टेम्परेचर तो समान होता होगा। देखो भाई मेरी बात समझो, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होना ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कर्क रेखा पर पड़ रही हैं तो मकर रेखा पर पहुंच ही नहीं गई। आपने देखा होगा ना कि बच्चों जून के महीने में भारत में बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है, तो सूर्य की जो परपेंडिकुलर लाइट है, जो सीधी किरणें हैं, वो कर्क रेखा पर होती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मकर रेखा पर सनलाइट पहुंचती नहीं है। जब यहां दिसंबर के महीने में सनलाइट मकर रेखा पर परपेंडिकुलर होती है तो भैया भारत में शीत ऋतु होती है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो क्या भारत में लाइट नहीं मिलती? भारत में लाइट मिलती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मिलती। तो आपने देखा होगा जब शीत ऋतु आती है तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा डिम होता है, कम होता है, सनलाइट गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। तो मुद्दा है परपेंडिकुलर लाइट कहां पड़ रही है? परपेंडिकुलर सीधी रेखाएं, सीधी किरणें, तो परपेंडिकुलर लाइट जहां ज्यादा होगी वहां बच्चों सनलाइट ज्यादा मिलेगी और वहां पर ज्यादा मामला होगा। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है? आदित्य शर्मा। भाई साहब मुझे लग रहा है बेटा तुम ना ज्यादा ही मासूम बालक हो। बताया है बेटा 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है, 4 सेकंड का समय लेती है। बेटा 2 बार बता दिया, 2 बार है। कोर्स कब तक हो जाएगा? अभी थोड़ी देर में हो जाएगा बेटा कोर्स, चिंता मत करो आप ऐसे ही मासूमियत से पढ़ते रहोगे तो चीजें बिल्कुल हो जाएंगी समाप्त जल्दी ही। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी और ऐसे ही चीजों को समझें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है इसका, जिसमें मैं बताऊंगा कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। कभी दिन बड़ा कभी रात छोटी, तो ये आपने ऋतु कैसे बदलती हैं, कब, जैसे कि अगर मकर रेखा पर सनलाइट पड़ रही है तो यहां ऑस्ट्रेलिया में गर्मी हो जाएगी और भारत में क्या हो जाएगी? शीत ऋतु आ जाएगी। यहां अपोजिट में, यहां कर्क रेखा पर सीधी लाइट पड़ रही है सूर्य की, तो मतलब भारत में गर्मी और ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु। इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छे, ऐसे ही अपनी मासूमियत भरी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और चीजों को पढ़ते जरूर रहें। अगर कोई चीज नहीं आती है उसके लिए हम आपके साथ हैं। चीजों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें और सभी का सिलेक्शन हो, उसके लिए बच्चों उम्मीद से ज्यादा जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि उम्मीद पर तो हम भी कायम हैं कि हमें उम्मीद से कुछ मिल जाए। उम्मीद से कभी कुछ नहीं मिलता, तो उम्मीद को अपनी को छोड़ के कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जिद बना लो अपनी कि सिलेक्शन लेना ही है और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चों वाले जो प्रश्न है ना आपके, उन्हें छोड़ दिया करो भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा ऐसा इंटेलेक्चुअल लेवल अपना थोड़ा सा बढ़ाओ। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक परचेज कर लो, आरडब्ल्यूए की अपनी बुक है
जो बहुत अच्छी बुक है, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स के, एसएससी के भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड है। आप उसे परचेज कर लो, जिससे कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका पता चल सके कि क्वेश्चन आता कैसे है। तो उस तरीके से आप फिर सोच पाओगे, क्वेश्चन पूछ पाओगे। तो सबसे जरूरी है कि आप चीजों को थोड़ा सा समझा करो। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। थैंक यू साथियों।